हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास एग्रीकल्चर। मैं आज प्रकाश श्रीवास्तव का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और इंटरनेशनल मूवमेंट की ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हमारे दो एपिसोड हो चुके हैं और ये थर्ड एपिसोड है कंटिन्यूएशन में। देखिए, कल हम लोग लास्ट में फिनिश किए थे। कांग्रेस का सेटअप हो चुका था 1885 में एओ ह्यूम द्वारा। और आगे एक कहानी पढ़ रही थी कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस के फाउंडिंग, जो फाउंडेशन की जहाँ तक बात होती है, वो तो एओ ह्यूम ने किया था, हम लोगों ने कल पढ़ा था, राइट। लेकिन एक चीज़ समझिएगा ज़रा, ईओ ह्यूम प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कांग्रेस की फाउंडेशन की थी, ऑल्दो ही वॉज इंग्लिश। लेकिन एक चीज़ और आता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हर साल एनुअल सेशंस होते हैं, यानी कि एनुअल मीटिंग होती है। जो एनुअल मीटिंग्स होती है हर हर साल अलग अलग होती थी। उस मीटिंग का जो हेड होता था वो होता था प्रेसिडेंट। आमतौर पर सेशंस वर्ड यूज होता है, मतलब वही था मीटिंग। कभी कोलकाता, कभी इलाहाबाद, कभी मद्रास, कभी बॉम्बे, ऐसे करके। तो जो फर्स्ट कांग्रेस का सेशन होता है ना 1885 में, जो पहला सेशन था, बॉम्बे में होता है। और रमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। क्या थे? इसके प्रेसिडेंट थे। और लेकिन फाउंडेशन अगर की बात करें, फाउंडेशन की फाउंडिंग मेंबर कौन थे, या फिर स्टार्टिंग में किसने फाउंडेशन की? फाउंडेशन एओ ह्यूम ने ही की थी, लेकिन जो प्रेसिडेंट थे वो रमेश चंद्र बनर्जी थे। और फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था कांग्रेस की मीटिंग को। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पे हुआ था, कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। सेकंड सेशन हुआ था कांग्रेस का 1886 में कैलकाटा में। इसमें दादा भाई नौरोजी ने प्रेसिडेंटशिप को संभाला था कांग्रेस के। और ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट था। देखिए, इसमें कुछ सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी, क्योंकि उसमें कुछ खास इवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला वाला, जो फर्स्ट सेशन है, राइट। फर्स्ट सेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर वो आता है थर्ड सेशन 1887 का। अब 1887 में ऐसा क्या था, मद्रास में सेशन हुआ था, और बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रेसिडेंट थे उस सेशन में। अब ये पहला सेशन था कांग्रेस का, जहाँ पे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। क्वेश्चन कई बार आता है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में कभी भी कांग्रेस लिखा रहता है। ऑल राइट। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, वो आता है हमारा फोर्थ सेशन इलाहाबाद वाला, यानी कि ये। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? इलाहाबाद अपना शहर, मेरा अपना शहर। जॉर्ज यूल इसमें प्रेसिडेंटशिप संभाले थे कांग्रेस की, ये प्रेसिडेंट थे इस सेशन में। जॉर्ज यूल पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे एजेंसी के, कांग्रेस के। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये क्वेश्चन नॉर्मल वन एग्जाम से भी पूछ लेता है, और भी अच्छे एग्जाम से पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, राइट। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आता है फोर्थ सेशन इलाहाबाद के सेशन के बाद 1896 का। जिसके कलकत्ता में हुआ था, और जिसके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्ला सयानी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार इसी में गाया गया था। फिर से रिपीट करता हूँ, 1896 में कैलकाटा में रहमतुल्ला सयानी प्रेसिडेंट थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा कौन था? वंदे मातरम का कलेक्शन आता है रविन्द्रनाथ टैगोर के कलेक्शन से। रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट, 1896 में। 1896 के बाद 1905 का भी है, गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, प्रेसिडेंट थे, जिसमें पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन होता है। ये भी ठीक है, आप देख लीजिएगा। और 1911 में, ओके, 1911 फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ पे, कलकत्ता में हुआ था 1911 का सेशन। विशव नारायण दर इसमें प्रेसिडेंट थे। जैसे इसमें वंदे मातरम को 1896 में वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग को पहली बार गाया गया था, पहली बार संग किया गया था 1896 में। उसी तरह से, अच्छा देखिए, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में डिफरेंस है, हम सभी जानते हैं। नेशनल एंथम इज समथिंग डिफरेंट एंड नेशनल सॉन्ग इज समथिंग डिफरेंट। नेशनल सॉन्ग जो कि हमारा वंदे मातरम है, और नेशनल एंथम जिसे हम जनगण मन कहते हैं।
बचपन से हम सभी गा रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। जनगण मन, राइट। तो 1911 में कलकत्ता सेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया था। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, पहली बार संग किया गया था ऑफिशियली, ठीक है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है ये। 1911 में जनगण मन, जबकि 1896 में वंदे मातरम। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, जनगण मन नेशनल एंथम। 1911 के बाद 1960 भी इम्पोर्टेंट सेशन था कांग्रेस का, क्योंकि इसमें बहुत फेमस लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, काफ़ी फेमस है। ये भी है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मुजुमदार प्रेसिडेंट थी। और 1916 के जस्ट बाद 1917 का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कलकत्ता में हुआ था, इसकी प्रेसिडेंट थी एनी एनआई बेसेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, राइट। ओके, 1917। अब 1917 के जस्ट बाद दो और इम्पोर्टेंट सेशन है जो इस लिस्ट में नहीं है, मैं अलग से लिख देता हूँ। इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, देखिए, और दो इम्पोर्टेंट सेशन है जो इस लिस्ट में मिसिंग है। पहला सेशन कंटिन्यूएशन अगर हम देखें तो पहला सेशन आता है 1924 में, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए थे 1924 के आईएनसी के सेशन में। प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक। अब महात्मा गांधी से प्रेसिडेंट थे। और सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट सेशन जो 1924 के बाद आता है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर, और जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में आता है। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, एक करेक्शन है यहाँ पे, 1924 नहीं, 1924 तो हो ही गया। जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रेसिडेंट थे। और पहली बार यहाँ पे पूर्ण स्वराज को एज अ गोल डिक्लेयर किया गया था कांग्रेस की तरफ से। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस की ओर से एज अ गोल डिक्लेयर किया गया था। उसके पहले स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था लोगों के मन में, क्योंकि एक्चुअली सबके लिए स्वराज का आइडिया बड़ा अलग अलग था, दैट्स वाई। तो 1929 1924 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर से हम देखते हैं, जहाँ जब मैंने डबल टिक किया है वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 और फाइनली 8 9 सेशन आप देख लीजिएगा। सेकंड आते हैं हम। अब देखिए, इनिशियल के 20 ईयर्स 1885 से 1905 तक, कल हम लोग देख रहे थे कि 1885 जहाँ पे कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ से लेकर 1905 तक कांग्रेस बहुत मॉडरेट वे में एक्ट करती है, बहुत ही मॉडरेट, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। तो लेकिन होता क्या है कि 1890s के आसपास, 1890 के कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल पे कुछ क्वेश्चंस उठने लगे थे। किस तरह के क्वेश्चंस? जैसे देखिए, हर लीडर की अपनी अलग आइडियोलॉजी, थिंकिंग, थॉट होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा कराने के लिए। अब उस टाइम तीन लीडर्स बहुत तेज से उभर रहे थे इंडिया में: बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। बुक्स में आप पढ़ते हैं हमेशा लाल बाल पाल रहता है शॉर्ट में, लाल बाल पाल, इन्हीं को कहते हैं। अब इनकी क्या थिंकिंग या थॉट थी? उनका कहना था कि यार, ये बड़ा कमज़ोर तरीका है कांग्रेस का, बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, लोगों से बोल रहे हैं कि आप हमारी बात मान लीजिए ब्रिटिशर्स के सामने। एक्चुअली कांग्रेस के वर्क करने का तरीका यही था, 3 Ps, इसको हम 3 Ps भी कहते हैं। इसके लिए काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था कांग्रेस को, अलग अलग लीडर्स द्वारा और बाकी मेंबर्स द्वारा। इसमें क्या था? प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। 3 Ps का मतलब यहाँ पे यही है: प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। प्रेयर यानी कि प्रार्थना करना, अपने डिमांड्स को ब्रिटिशर्स तक रखना कि मुझे हमें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, थोड़े से टैक्स में रिलैक्सेशन दे दीजिए, कुछ एजुकेशन पे काम कर दीजिए, थोड़े से हमको और लिबर्टी दीजिए, ट्रेडिंग्स में या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो थोड़ा सा बढ़ावा या छूट दे दीजिए। प्रेयर था। प्रेयर के आगे आता है पेटिशन। पेटिशन किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ के लिए ड्राफ्ट बनाना, उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना और ड्राफ्ट को बिल के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, और उनसे अपने ड्राफ्ट को पास करा के लॉ बनाना, लॉ के इसको लॉ की शक्ल दे पाना कि हाँ, लीगली आप ऐसा कोई प्रोविजन बना दीजिए हमारे लिए। पेटिशन। और थर्ड आता था प्रोटेस्ट, सबसे आखिरी का।
अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर जो कि अपने डिमांड के लिए ही बैठे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए ही बैठे हैं, क्यों मानने वाले, बहुत थोड़ी बहुत डिमांड्स मानते थे, ज़्यादातर रिजेक्ट कर देते थे। तो इसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म मिला है कांग्रेस को। 1890 के बाद हम देखते हैं जो मेजर बड़ा बदलाव आता है भारत में, हमारे देश में 1905 में। अब 1905 में क्या हुआ? फेमस पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए, लॉर्ड कर्जन उस टाइम वायसरॉय था इंडिया का। हमने देखा था कि 1857 के बाद जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को स्लैश करके फिर वॉइस रॉय की पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है। वॉइस रॉय की पोस्ट में क्या था होता है कि फिर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग उन्होंने डिसीजंस लिए, अलग अलग पॉलिसीज लाई। उसमें से एक पॉलिसी उनकी ये थी कि बंगाल का पार्टीशन किया जाए। देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये बंगाल, ईस्टर्न बंगाल, असम। एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए जो फिगर आप देख रहे हैं, ये हमारा मॉडर्न डे जो ये वाला है, सॉरी, जो ये वाला पोर्शन है, ये मॉडर्न डे हमारा एक तरह से वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, राइट। और जो ये वाला एरिया हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला है, इसमें असम और ये सब आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आ जाते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये बीच का पोर्शन है, जस्ट सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, जो ये वाला पोर्शन है, जो राइट नाउ अभी बांग्लादेश के फॉर्म में है, जिसको हम आजकल या 1960 के बाद में बांग्लादेश के फॉर्म में देखते हैं। जो ये रीजन था, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, पूरे रीजन्स एक सिंगल यूनिट थे। ये पूरा एरिया आज का बांग्लादेश और आज का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये तीनों एक सिंगल बंगाल प्रोविंस था। तो काफ़ी ह्यूज और वास्ट प्रोविंस था बंगाल। तो था क्या, ब्रिटिशर्स चाहते थे इस बंगाल की यूनिटी को ब्रेक कर दी जाए, क्योंकि बंगाल में जो बंगाल का इंटेलिजेंशिया था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब ब्रिटिशर्स ने रीज़न ये दिया पार्टीशन के पीछे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम इसको बांटना चाहते हैं, बंगाल को पार्टीशन करना चाहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, किसके कन्वीनियंस के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन देखिए किसका चल रहा था, ब्रिटिशर्स का चल रहा था। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने कन्वीनियंस के लिए किया, ना कि हमारे कन्वीनियंस के लिए। अभी एज अ इंडियन हमारे लिए कुछ नहीं था, सब ब्रिटिशर्स के लिए ही था। उन्होंने ये दिखाया कि बंगाल इतना बड़ा, इतना लार्ज प्रोविंस है, इसको एडमिनिस्टर कर पाना वाकई बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। अब जब डिवाइड किया तो किया, डिवाइड करते टाइम उन्होंने ईस्टर्न बंगाल को मर्ज कर दिया असम के साथ। देखिए, ईस्टर्न बंगाल को मर्ज किया असम के साथ, और इधर बाकी इधर वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन रह गया। अब बंगाल में क्या था उस टाइम, इंटेलिजेंसिया बहुत स्ट्रांग था। इंटेलिजेंशिया मेरा कहने का मतलब है वो लोग जो एजुकेटेड हैं, कॉन्शियस है, जिनको लॉस पता है, रूल्स पता है, जो वर्ल्ड पे समझ रखते हैं, कैसे कैसे ब्रिटिशर एक्सपेंड कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में कैसे हमारे राइट्स को कर्व कर रहे हैं, डेमोलिश कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे इंडियन आर्टिशंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फार्मर्स को नुकसान पहुंचाने, लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जो बंगाली इंटेलिजेंशिया थी, उसमें राइटर्स थे, पोइट्स थे, लॉयर्स थे, रिवोल्यूशनरीज थे, बिजनेसमैन थे, ये सब का इन्फ्लुएंस बाकी इंडिया पे बहुत अच्छा पड़ रहा था, इन टर्म्स कि बाकी इंडिया भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रही थी। और ब्रिटिशर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बंगाल से ये इन्फ्लुएंस बाकी ऑल इंडिया में फैले। ये एक्चुअल रीज़न था उनके बंगाल पार्टीशन का, ऐसे कई सारे एनालिस्ट और हिस्टोरियंस कहते हैं, बताते हैं। ठीक है, ऑल दो उन्होंने पार्टीशन किया। पार्टीशन की जस्ट बात जाहिर है कि पूरे देश में काफ़ी विरोध हुए, प्रोटेस्ट हुए, और कई सारी पब्लिक रैलीज हुई, बड़ी बड़ी रैली निकलती है इसके अगेंस्ट में कि पार्टीशन गलत है, नहीं होना चाहिए। लार्ज प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हुई, अलग अलग सारे जितने सारे ही वर्ग हैं, फिर सारे हम सिटी, चाहे सिटी का मिल वर्कर हो, फैक्ट्री वर्कर हो, फार्मर, पीसेंट्स, ट्रेडर, बिजनेसमैन, लॉयर्स, हर कोई वर्कआउट कर रहा था। वर्कआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश गुड्स का वर्कआउट हो रहा था। ब्रिटिश गुड्स में चाहे आप कपड़े ले लीजिए, चाहे कमोडिटीज़ ले लीजिए, हर चीज़ का लगातार विरोध हो रहा था, इसका लगातार इसका बॉयकॉट हो रहा था। और बड़े बड़े बोन फायर्स क्रिएट किए गए, बड़े बड़े से आप होलिका जैसे कहते हैं, बड़े बड़े आग लगाई गई, बड़े बड़े सर्कल्स में विदेशी कपड़ों को डाल के इकट्ठा करके उस पर फायर से जला दिया गया, चौराहे पे, मोहल्ले में, बहुत बड़े लेवल पे। सेल्फ हेल्प एंटरप्राइजेस को ग्रोथ करने का मौका मिले, जो हम कहते हैं ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, फूड इंडस्ट्रीज हो, चाहे कोई भी स्मॉल स्केल हो, उसको बढ़ावा दिया, जो स्वदेशी को बढ़ाए, इंडियन ट्रेडिंग को बढ़ाए, इंडियन जो भी ट्रेडिंग है या जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस छोटी से छोटी, उसको बढ़ावा मिले। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया। नेशनल एजुकेशन जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, सालों से चली आ रही है, उसको ही और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। यूज़ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज के यूज़ को और ज़्यादा प्रमोट किया गया कि भाई वर्नाकुलर लैंग्वेज के यूज़ को बढ़ाया जाए। वर्नाकुलर लैंग्वेज का यहाँ मतलब है कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि बंगाली
मराठी, हिंदी, संस्कृत, इन लैंग्वेज को प्रमोट करना एजुकेशन में और डेली बोलचाल की भाषा में, है ना? तो ये लोगों का रिएक्शन था बंगाल पार्टीशन से। ठीक, आगे आते हैं। देखिए, बंगाल पार्टीशन से ऑफ कोर्स लोग तो नाखुश थे ही, और यहाँ से एक तरह से एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी बड़ा था। इसी की जस्ट बात, ये स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसमें वही सब चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे, वही सब चीज़ें होती हैं। सेल्फ हेल्प को प्रमोट किया था कि अपने दम पे, अपने सपोर्ट पे अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ाया जाए, नेशनल लैंग्वेज को यूज़ किया जाए, इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए, और बॉयकॉट किया जाए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, जितने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है सबका बॉयकॉट किया जाए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा, सजेस्ट तक किया कि रिवोल्यूशनरी वायलेंस की ज़रूरत है अब ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए, जो कि उस टाइम पूरी तरह से सही नहीं था, क्योंकि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस टाइम। स्वदेशी मूवमेंट के बाद एक जो बड़ी चीज़ आती है, लेकिन 1905 में बंगाल पार्टीशन हो गया, उसी के जस्ट बाद स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो गया। अब उसी सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में हम देख रहे हैं कि चीज़ आगे कैसे बढ़ रही है। 1906 में एक बड़ी चीज़ आती है इंडिया में, एक शिफ्ट देखा जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। देखिए, उस टाइम ढाका एक जगह थी जो कि आज बांग्लादेश में पड़ती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है, एक इंस्टीट्यूट बनता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। किसने बनाई? नवाब सलीमुल्लाह थे, ढाका के नवाब थे, उन्होंने बनाई, ढाका में फॉर्मेशन किया। हालांकि उनका अकेले का आइडिया नहीं था, और भी लोग थे, कई सारे मुस्लिम रिच मर्चेंट्स और कुछ लोकल किंग्स का उसमें हाथ था, और भी कुछ मुस्लिम रिफॉर्मर जो चाहते थे कि मुस्लिम्स का ग्रोथ हो उनके अकॉर्डिंग, या जो उनको सही लगता है कि मुस्लिम्स की ग्रोथ इसी तरीके से हो सकती है, उन लोग का भी आइडिया था इसके पीछे। एक नाम और आता है सर सैयद अहमद खान का। अब सर का टाइटल ब्रिटिशर्स देते थे, जो ब्रिटिशर्स का काम करते थे या काम करने में हेल्प करते थे उनको, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स उनको सर का टाइटल, या आप सुनते होंगे राय साहब, ये सब टाइटल ब्रिटिशर्स देते थे। तो ये मुस्लिम रिफॉर्मर थे और फिलोसोफर थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक आइडियोलॉजी आ गई कम्युनल बेसिस पे, कि मुस्लिम्स का जो यार ग्रोथ है, या जो उनके जो इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में नहीं हो पाएगा। ऐसा मुस्लिम लीग को लगता था कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू डोमिनेटेड है, हिंदू मेजोरिटी वाली, पर ऐसा था नहीं। इन लोगों को यही लगता था कि कांग्रेस में मेजोरिटी बातें, इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हिंदुओं के ही रखे जाते हैं, और मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा इसमें कांग्रेस में ग्रोथ होने वाला नहीं है, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को नहीं ध्यान दिया जाएगा। ऐसा मुस्लिम लीग्स के फाउंडर्स और लोगों को लगता था, जबकि ऐसा था नहीं। क्योंकि आप देखेंगे मुस्लिम लीग से कहीं कहीं ज़्यादा मुस्लिम्स तो कांग्रेस में ही थे, किसी भी टाइम में आप देखिए। बहरहाल, सर सैयद अहमद खान भी, इसके पीछे उनका भी आइडिया था कि एक मुस्लिम्स के लिए एक अलग पार्टी होनी चाहिए, अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, मुस्लिम्स से ज़्यादा कनेक्टेड हो, उनके इंटरेस्ट को सामने रखे, उनके लिए कोशिश करें उनके इंटरेस्ट को और उनकी बातों को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने में और मनवाने के लिए। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मुस्लिम लीग के? पहली चीज़, लॉयल टू ब्रिटिश एम्पायर फॉर देयर ग्रोथ। अब चूंकि ब्रिटिश का ही रूल है इंडिया में, तो अगर आपको बात मनवानी है तो उनके प्रति लॉयल होना पड़ेगा एक हद तक, नहीं पूरी तरह से, एक हद तक, जो कि इनका मानना था, एक हद तक ये लोग थे भी। सेफ गार्ड मुस्लिम्स पॉलिटिकल राइट्स, मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को सेफ गार्ड करना, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि उनको लगा कांग्रेस में नहीं काम पाएगा, तो मुस्लिम लीग में होगा, तो मुस्लिम लीग में टर्न ओवर कर गया, शिफ्ट हो गए। थर्ड इज समवेयर द आइडिया ऑफ कम्युनल सेपरेशन एग्जिस्ट इन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, देखिए, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग हम पढ़ रहे थे। तो लॉयल्टी इनको चाहिए थी ब्रिटिशर्स के प्रति, क्योंकि उनको इससे बात बनवानी थी ब्रिटिशर्स से अपनी। सेकंड चीज, मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को सेफ गार्ड करना था, राइट। और थर्ड था कि यहाँ से देखिए एक सेपरेशन की भावना लोगों में आ गई इनमें, कि कहीं ना कहीं हमको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए ही। ठीक है, तो जो कम्युनल आइडिया है सेपरेशन का, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया था। सबसे ज़्यादा फायदा इससे किसको मिला? मुस्लिम्स को मिला, हिंदू को मिला, या ट्रेडर्स मर्चेंट्स, किसको मिला? सबसे ज़्यादा फायदा मिला ब्रिटिश एम्पायर को, क्योंकि इनका इनका काम तो बहुत आसान हो गया। जाहिर सी बात, इनका एकदम क्लियर हो गया कि भाई कांग्रेस बाकी सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। ये चीज़ यहाँ से कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग फेवरेबल थी ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए, राइट। तो ब्रिटिशर्स के लिए तो हर हाल में फ़ायदा ही था, ब्रिटिशर्स ने इनको सपोर्ट भी किया। 1906 में मुस्लिम लीग फॉर्मेशन होती है। अभी अगली साइड में हम लोग पढ़ेंगे कि 1909 में, इसके थ्री ईयर्स बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, एक मॉडलिमेंटो रिफॉर्म हुआ था, जो कि इंपॉर्टेंट था। और मॉडलिमेंटो रिफॉर्म में ब्रिटिशर्स ने तुरंत इनकी सबसे बड़ी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। क्या डिमांड थी, हम आगे पढ़ते हैं। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस।
देखिए, बंगाल पार्टीशन 1905 हो गया है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया 1906 में। अब थर्ड जो इवेंट हो रहा है वो स्प्लिट ऑफ कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस के स्टार्टिंग से 20 ईयर्स ऑफ कांग्रेस मॉडरेट वे में काम कर रही थी 1905 तक। तो कुछ लीडर्स कांग्रेस के अंदर उनका मानना था कि प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट इससे काम चलने वाला है नहीं। हमको थोड़ा सा डोमिनेटिंग और थोड़ा सा इंटेंसिफाइड रोल चाहिए, थोड़ा सा हमें रूलिंग, थोड़ा सा हमें और ताकतवर बनना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। प्रेयर प्रेयर से काम नहीं चलने वाला ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनका मानना था कि हमें खुद से स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ेगा, ना कि ब्रिटिशर्स के मर्सी मर्सी पे। तो यहाँ पे स्प्लिट ऐसा नहीं कि 1907 में अचानक से स्प्लिट हो गया। 1905 से ही कहीं ना कहीं स्प्लिट की भूमिका बैकग्राउंड चालू हो चुकी थी। क्या भूमिका थी? भूमिका देखिए ऐसे थी कि लाला लाजपत राय को और भी कुछ लीडर चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। लाला लाजपत राय, राइट। और लाला लाजपत राय स्ट्रांगली स्वराज के आइडिया को या स्वराज के गोल को एज ए रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कांग्रेस पहली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो बहुत ही ऑफिशियल वे में काम करती थी। इसका हर एक एजेंडा, हर एक ऑब्जेक्टिव एकदम ऑफिशियली पास होता था, डॉक्यूमेंटेड, ड्राफ्ट पास होना, वोटिंग कराना, इस तरह से काम था उसका। काम ऐसा नहीं था कि हवा में काम कर देना। तो स्वराज रेजोल्यूशन को लाला लाजपत राय तो पास करना चाहते थे। सेकंड चीज, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, उनके सपोर्टर चाहते थे कि प्रेसिडेंट बने। बट 1905 से लेके लगातार 1906 तक लगातार इस बात को बाकी मेंबर्स ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया, उनको उतना मौका नहीं मिला। तो 1907 में फाइनली थोड़ा सा पेशेंस नहीं रह गया और थोड़ा सा आइडियाज में काफी डिफरेंट आ गया, दोनों के तरीकों में बहुत डिफरेंसेस आ गए थे यहाँ पे। तो फाइनली कांग्रेस स्प्लिट हो गई 1907 में। अब दो फैक्शंस बने यहाँ पे, कौन कौन से? आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, एक मॉडरेट्स बनते हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं। हिंदी में कहते हैं हम अक्सर, मॉडरेट्स को गरम दल कहते हैं, सॉरी, मॉडरेट्स को विनम्र दल कहते हैं और एक्सट्रीमिस्ट को गरम दल कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट को जो लीड करते हैं वो लाल बाल पाल लीड करते हैं, जिनको हम जानते हैं, पढ़ा होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और मॉडरेट्स को बाकी सारे लीडर्स, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो भी, और बाकी भी लीडर्स जो बसते हैं। हालांकि 1907 में स्प्लिट जरूर हुआ था, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि 1950 में फिर से अमलगेट ऑफ फ्यूजन हो गया था कुछ सालों बाद। अब यहाँ पे फिर देखिए ब्रिटिशर्स को एक और फायदा मिल गया, मुस्लिम लीग ऑलरेडी सेपरेट हो चुकी है, कांग्रेस का भी दोबारा स्प्लिट हो गया, तो डिवीजन लगातार हुआ ही जा रहा है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे, तरीकों पे। फायदा किस एक को ही मिलना है, ब्रिटिशर्स को लगातार। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर देखिए, फिर आता है सेकंड जो इवेंट होता है इसके कंटिन्यूएशन में, इसी के आगे सीक्वेंस में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में कुछ प्रोविजंस कहे गए, शॉर्ट्स में अगर इसको हम कंसाइज में समझने की कोशिश करें तो वो ये था कि मुस्लिम लीग जब बनी 1906 में, तो इनकी बहुत बड़ी डिमांड थी, बहुत फंडामेंटल और काफ़ी बड़ी डिमांड थी, जो कि शायद एक टर्निंग पॉइंट ले लेती है यहाँ पे। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम लोग बहुत स्ट्रांगली डिमांड करते हैं कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे वोटिंग के लिए अलग से हमारी सीट्स अलग होनी चाहिए, हमारे लोग अलग वोटिंग करेंगे, हम कॉमन सीट्स पे नहीं लड़ेंगे, हमको अलग से सीट्स चाहिए, हमें अलग ही सब कुछ सिस्टम चाहिए। वहाँ पे जनरल इलेक्शन से हमारे लोग नहीं खड़ेंगे, हमारे लोग अलग से, उनकी सीट रिजर्व होनी चाहिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया पार्लियामेंटो रिफॉर्म। तो ये ब्रिटिशर्स चाहते ही थे कि उनके मुस्लिम लीग के डिमांड्स को एक्सेप्ट कर दे, और कहीं ना कहीं ये शो करते रहे कि हाँ, लीग के इंटरेस्ट, मुस्लिम लीग्स के इंटरेस्ट काफ़ी अलग है और कांग्रेस के इंटरेस्ट काफ़ी अलग है, दोनों के इंटरेस्ट कॉमन नहीं है, ताकि कभी भी यूनिटी का कोई चांस ही ना बने, है ना। मुस्लिम लीग के इंटरेस्ट अलग, कांग्रेस के इंटरेस्ट अलग। ब्रिटिशर्स तो ये शुरू से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट टाइम वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर ऐड होते हैं, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, पॉलिटी में हम कवर करेंगे कि वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दो काउंसिल्स होती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लॉ को बनाती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स लॉ को इंप्लीमेंट करती थी। फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट आता है बजट्स पे कुछ पॉइंट को सजेस्ट करना। बजट बनते थे तब भी एजुकेशन को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर, जो कुछ ब्रिटिश अपनी तरफ दिखाते थे, रेवेन्यू को लेकर के, फार्मिंग को लॉस को लेकर के, बिजनेस लॉस लेकर के, ट्रेडिंग लॉस लेकर के, और भी डेवलपमेंट जो ब्रिटिश अपनी तरफ से दिखाते थे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का राइट दिया गया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, बट दे आर नॉट बाउंड टू आंसर द क्वेश्चन।
एक तरह से ये एडवाइजरी नेचर का था कि आप पूछ सकते हैं, हमारी मर्जी हम आंसर करें ना करें, आपको पूछने का अधिकार दे देते हैं बस। फोर्थ पॉइंट आता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स को इंक्रीज किया गया। अब यहाँ पे सीट्स को इंक्रीज करने का मतलब देखिए क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीट्स को इंक्रीज करने के दो नेचर होते हैं। एक तो ये कि जब जिसको इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको आप राइट दे रहे हैं अपनी बातों को स्ट्रांगली रखने का और मनवाने का, और एक होता है खाली बोलने का, हाँ तुम बोल सकते हो, मानना ना मानना मेरी मर्जी है। तो ये एडवाइजरी नेचर ही था, यहाँ पे कुछ खास पावर नहीं थी इनके पास, बस एडवाइजरी नेचर था, कोई खास पावर नहीं थी। ठीक। लेकिन सबसे जो बड़ा और प्रॉब्लमेटिक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है फ्रीडम मूवमेंट में कि सेपरेट इलेक्ट्रेट जो मुस्लिम्स के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये गल्फ डिफरेंस को बढ़ा देता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गैप को और बढ़ा देता है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फिर हम यहाँ से। मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म के जस्ट बाद अब आता है होम रूल मूवमेंट 1915 से 1960। अब देखिए जब तिलक सेपरेट होते हैं वहां से, मतलब तिलक क्या पूरा एक्सट्रीमिस्ट से सेपरेट होते हैं 1907 में कांग्रेस से, तो जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं बड़े कम होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट मुट्ठी भर थे, जबकि मॉडरेट्स बहुत ज़्यादा थे। तो ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा आसान हो गया था एक्सट्रीमिस्ट को अटैक करना, उनको ख़त्म करना। जैसे उनके प्रिंटिंग प्रेस को डेमोलिश कर देना, उनके खिलाफ सेडिशियस लॉज लगा देना कि दंगा भड़का रहे हैं या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डैमेज कर रहे हैं। कईयों को अरेस्ट किया गया, कईयों के न्यूज़पेपर को ब्लॉक कर दिया गया, और कईयों को क्रश किया गया। तो ब्रिटिशर्स तो चाह ही रहे थे खैर ये। अब यहाँ पे देखिए तिलक और एनआई बेसेंट दोनों ने होम रूल मूवमेंट को कैरी ऑन किया अपने अपने तरीके से। तो तिलक ने अपने तरीके से होम रूल मूवमेंट को कैरी किया, अपने प्रोविंसेस है, अपने जो एरिया उन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड किया था। एनआई बेसेंट ने और रीजन्स में होम रूल मूवमेंट को फॉरवर्ड किया अपने तरीके से। तिलक के सपोर्टर्स थोड़े से अलग माइंडसेट के थे, एनआई बेसेंट के थोड़े से अलग माइंडसेट के थे। एनआई बेसेंट बेसिकली एक आयरिश नेशनलिस्ट थी जो कि इंडिया में आई थी कुछ समय पहले और इंडिया के फ्रीडम में हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे तिलक और एनआई बेसेंट ने अपने अपने एरियाज बांट रखे थे कि कौन कहाँ पे होम रूल मूवमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। अच्छा हाँ, एक होम रूल मूवमेंट का मतलब क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं होम रूल मतलब एक बेसिक मीनिंग देखें हम इसके कि मतलब हमारे अपने घर में हमारा रूल होना चाहिए। देखिए होम रूल में कहीं से ये नहीं आ रहा कि 100% सब कुछ आपका होम रूल था क्या। देखिए ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनीज थी अफ्रीका में, एशिया में, अलग अलग साउथ अमेरिका में, हर जगह सेम फॉर्मेट नहीं था उनके रूलिंग का, कुछ डिफरेंसेस थे। अब एनआई बेसेंट आती है आयरलैंड, तो आयरलैंड में क्या था कि डोमिनियन स्टेटस जैसा सीन था। आगे हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, अभी फिलहाल से ही समझते हैं कि डोमिनेंट स्टेटस का उन्होंने देखा था कि उनकी कंट्री में ये सीन था कि सेंट्रल पावर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो ब्रिटिशर्स का ही रहता था उसमें, बट लोकल लेवल पे उस कंट्री के लोगों को डिसाइड कर देते थे कि जो उनके लोकल मुद्दे हैं उसको वो डिसाइड करें, और उस हिसाब से अपना एजुकेशन में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल उनका सारा, अपने लोकल सारे मैटर्स को डिसाइड कर सकते, उनको इतनी फ्रीडम थी लोकल लेवल पे अपने रूल्स को, अपने लॉज को बनाने के लिए, लॉज को डिज़ाइन करने के लिए और रूल्स को फॉर्मेशन करने के लिए। तो होम रूल मूवमेंट का यहाँ मतलब यही था कि हमको अपने कंट्री में जितने भी सबऑर्डिनेट लेवल पे जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, तरीके हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हम डिसाइड करें। ठीक है, ऑल तो सेंट्रली आप रूल करिए, ठीक है, क्योंकि हम पूरी फ्रीडम तो उस टाइम नहीं क्लेम कर पा रहे थे, लेकिन कम से कम उतना तो एटलीस्ट हम पा सकें। तो इस ऑब्जेक्टिव से दोनों ने अपना अपना काम किया और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा था होम रूल मूवमेंट इनिशियली। अब यहाँ पे स्वराज का आइडिया वही तिलक जी ने स्टार्टिंग में ही रखने की कोशिश की थी, स्प्लिट के पहले ही। वर्नाकुलर एजुकेशन को लगातार तिलक साहब प्रमोट करना चाह रहे थे कि एजुकेशन जो है हमारी लोकल लैंग्वेजेस में ही हो। तिलक साहब ने कई सारे इंडियन फेस्टिवल्स को भी एज अ प्लेटफॉर्म बनाया था यूनिटी को बढ़ाने के लिए, गणेश फेस्टिवल, इस तरह की चीज़ें और उन्होंने प्रमोट किया था काफ़ी। और तिलक जी के दो न्यूज़पेपर थे, मराठा और केसरी, और इससे इन्होंने काफ़ी अवेयरनेस फैलाई थी इंडिया में, लोगों को यूनाइट करने के लिए, कांग्रेस के सॉरी ब्रिटिश रूल के खिलाफ लोगों को अवेयर करने के लिए और बाकी सारे चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब एनआई बेसेंट जो ये स्टेट्स में बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग के स्टेट्स, ये तो बाल गंगाधर तिलक ने बांट रखे थे अपने मूवमेंट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। बाकी जो स्टेट्स बसते हैं साउथ के रीजन और सब, उसमें एनआई बेसेंट ने अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और मैं चाहूँगा कि जो आपके पुराने लेक्चर्स उसको भी आप कंटिन्यूएशन में देख लें, और हमसे जुड़ने के लिए आप क्लास एग्रीकल्चर से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।